हेलो साथियों, आज हम जो पॉलिटी का 6 पार्ट है, सेट 6 है, उसको हम साथियों डिस्कस करने वाले हैं। और पॉलिटी के ऑलरेडी 5 सेट हमने अपलोड कर चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उनको देख सकते हैं। तो ये जो सीरीज़ चला रखी है, ये 10,000 प्लस MCQ की हमने सीरीज़ चला रखी है। यहाँ आप जाकर GS जितनी भी GS है उसको सारे ओवरऑल हम कवर करते हुए चलेंगे। तो अब देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 की तरफ। इससे पहले हम पार्ट 5 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है साथियों, वो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। जो राज्यसभा होता है उसका पदेन जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। और संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी, ठीक है, वेतन, भत्ते आदि का उल्लेख नहीं है। लेकिन वह राज्यसभा के सभापति के रूप में दायित्वों को जो कार्यों को निर्वहन करता है उसके लिए उसे वेतन और भत्ते मिलते हैं, न कि राष्ट्रपति पद के लिए मिलते हैं। तो याद रखना, जो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का ही होता है, विधानसभा का अध्यक्ष विधानसभा का ही सदस्य होता है, ठीक है। और प्रोटेम स्पीकर होता है एक लोकसभा में। क्या होता है, जब इलेक्शन हो जाते हैं तो जब सारे सदस्य संसद में इकट्ठा होते हैं तो उनमें से किसी एक में से जो शपथ दिलाता है, किसी एक को जो उम्रदराज है उसको प्रोटेम स्पीकर, कुछ अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष बहुमत के हिसाब से चुना जाता है। तो याद रखना, राज्यसभा का सदस्य राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा के कार्यकाल की बात कर लेते हैं साथियों। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक तिहाई सदस्य मतलब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, प्रत्येक 2 साल बाद। दूसरी बात, ये कभी भी भंग नहीं होती, राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, कभी भी भंग नहीं होती। 1952 में से पहली बार चुना गया था। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। भारत में संसदीय ढांचों में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। 2 अस्थायी सदन कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है हमारा लोकसभा और एक होती है विधानसभा। ये दोनों अस्थायी हैं, ठीक है। स्थायी होता है एक विधान परिषद और राज्यसभा। विधान परिषद और राज्यसभा ये स्थायी सदन है। ये कैसा सदन है? स्थायी सदन। तो हमें बताना है साथियों अस्थायी सदन। तो लोकसभा और विधानसभा ये दोनों कैसे हैं? अस्थायी सदन हैं, ठीक है। याद रखना, लोकसभा और विधानसभा। भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहे जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? ग्रीन मिनिस्ट्री किस मंत्रालय को कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है, जो उसको हम ग्रीन मिनिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं या जाना जाता है। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? जो सरकार की संसदीय प्रणाली है उसका अन्य संक्रमणीय गुण कौन सा है? तो याद रखना साथियों, अन्य संक्रमणीय गुण कौन सा हमें देखने को मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। कार्यपालिका और विधानमंडल का जो संयोजन है वो हमें संसदीय प्रणाली का संक्रमणीय गुण देखने को मिलता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। संघीय सरकार किस स्वरूप की होती हैं? जो संघीय सरकार हैं वो किस स्वरूप की हमें देखने को मिलती हैं? तो साथियों जो संघीय सरकार होती हैं वो केंद्र और राज्यों के बीच उनका करार होता है। केंद्र और राज्यों के बीच उनका करार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। याद रखना, केंद्र और राज्यों के बीच करार। और जो संघीय सरकार होती है ये प्रभु सत्ता का विभाजन, केंद्र और राज्य जो शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, उसका विभाजन केंद्र और राज्य दोनों में कर देती है, ठीक है, दोनों के बीच के उल्लेखित करती है। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर है? जो संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली है इनके बीच का जो मुख्य अंतर है
वो क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा साथियों विधायी कार्यकारी संबंध। ठीक है, विधायी कार्यकारी संबंध इसका सही आंसर होगा। विधायी कार्यकारी संबंध जो संसद और राष्ट्रपति प्रणाली है उसके बीच का जो मुख्य अंतर है वो विधायिक और कार्य प्रणाली का जो अंतर है वो देखने को मिलता है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में किसी राज्य का एक लोकतांत्रिक शासन होता है। ठीक है, और जो संसदीय प्रणाली है वो हमने ब्रिटेन से बोरो करी है। कहाँ से बोरो करी है? वो हमने ब्रिटेन से बोरो करी है, तो याद रखना। ठीक है, और संसदीय जो प्रणाली होती है वो लोकतांत्रिक शासन होता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका अपनी वैधता प्राप्त करती है, मतलब विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायित्व होती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, तो याद रखना इसका सही आंसर होगा विधायी कार्यकारी संबंध। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच का जो संचारण माध्यम है वो कौन करता है? राष्ट्रपति और जो मिनिस्ट्री जो मंत्री परिषद है, ठीक है, उनके बीच का जो मेन जो कड़ी होती है, संचारण का माध्यम होता है, वो होता है प्रधानमंत्री, जिसको हमें आर्टिकल 74 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 74 में। ठीक है, राष्ट्रपति और साथियों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच की जो कड़ी होती है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और मंत्रिमंडल जितने भी निर्णय लेता है उन सब निर्णयों को राष्ट्रपति से अवगत प्रधानमंत्री कराता है, कि जितने भी हमने निर्णय लिए हैं उन सब के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताता है। तो याद रखना जो संचालन का माध्यम कौन काम करता है? तो मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री। और एक याद रखनी है, अगर प्रधानमंत्री अपना विश्वास या बहुमत खो देता है तो पूरी मंत्री परिषद खत्म हो जाती है, यानी कि जो मंत्री परिषद है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर ही टिकी या निर्भर रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 57 की तरफ। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद साथियों 3 चीज़ों से मिलकर बनी है संसद। ठीक है, संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। एक होगा राष्ट्रपति, एक होगी लोकसभा, एक होगी राज्यसभा। ये तीनों से मिलकर क्या बनती है? इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। लोकसभा राज्यसभा से कानून पास होता है और राष्ट्रपति जब तक उस कानून पर हस्ताक्षर नहीं करता वो कानून वैलिड नहीं होता या वह कानून नहीं बनता। तो याद रखना इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? इन तीनों से मिलकर ही संसद बनती है। ठीक है, और आर्टिकल जो 53 है, आर्टिकल जो 53 हमें देखने को मिलता है उसमें क्या मिलता है कि जो संघ की कार्यकारी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। संघ की कार्यकारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, कार्यकाल 6 साल का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। मंत्री परिषद जो अगर हम बात करें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है ये, तो ये राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है इनका। अगर सामूहिक दायित्व पूछ ले मंत्री परिषद का तो वो संसद या लोकतंत्र के प्रति होता है, संसद के प्रति होता है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? जो सृजन की शक्ति है अखिल भारतीय सेवाओं की वो किसको प्राप्त है? तो साथियों वो है संसद को। अखिल भारतीय सेवाएं हैं और ये आर्टिकल दिया गया हमें 312। आर्टिकल 312 में कहा गया है कि किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन तभी होगा जब राज्यसभा इस प्रस्ताव को कम से कम 2/3 बहुमत से पास कर दे। राज्यसभा कितने से पास कर दे? 2/3 बहुमत से। ठीक है, तो याद रखना जो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। यही उनके जो अखिल सेवाएं की जो उनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य हैं? जो भारत की अंतकालीन संसद है, जो भारत की अंतकालीन संसद थी उसमें कितने सदस्य हमें देखने को मिलते हैं? तो इसकी सही संख्या होगी साथियों 296। 296 अंतकालीन जो संसद थी
उसमें हमें सदस्य देखने को मिलते हैं 296। जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ठीक है, इसी दिन आखिरी संविधान सभा की आखिरी बैठक यही होती है। और 1952 में नए संविधान प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम जो आम चुनाव है 1952 में किए जाते हैं। 1952 में प्रथम आम चुनाव आयोजित हो जाते हैं। और 1950 में संसद सदस्यों की कुल संख्या 296 रही थी। ठीक है, और फिलहाल जो अभी संसद बनी है, ठीक है, उसमें जो सदस्यों की लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो 888 और 384 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की तरफ। भारतीय संघ में नई राज्य की स्वीकृति कौन देता है? भारतीय संघ में नई राज्यों की स्वीकृति मिलती है वो संसद के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? वो संसद के द्वारा वो स्वीकृति हमें देखने को मिलती है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि संसद नियमों के अनुसार भारतीय संघ में नए राज्य शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में ये चीज़ें दी गई हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर आर्टिकल अब बात कर लें। प्रधानमंत्री का 74 है, इसका 53 है। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 61 की तरफ। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, राज्यसभा किसी विषय पर राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आर्टिकल 249 में ये कहा गया है कि अगर कोई विषय हमें ऐसा लगता है कि ये संघ सूची में शामिल होना चाहिए, अगर राज्यसभा उसे आर्टिकल 249 के तहत 2/3 बहुमत से पास कर दे तो वो विषय संघ सूची में शामिल हो जाता है। ठीक है, किस में शामिल हो जाता है? संघ सूची में शामिल हो जाता है। तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है, वो कितनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 हैं। कितनी हैं? 16। बिहार राज्य से राज्यसभा के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं उनकी संख्या 16 है। और जो सबसे सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें हमें देखने को मिलती हैं वो देखने को मिलती है हमें यूपी उत्तर प्रदेश की 31 राज्यसभा की सीटें हमें देखने को मिलती हैं। और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में साथियों 19 और तमिलनाडु में हमें 18 राज्यसभा की सीटें देखने को मिलती हैं। तो याद रखना, बिहार में 16, महाराष्ट्र में 19, तमिलनाडु में 18 और यूपी में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? जो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर साथियों हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 64 की तरफ। भारतीय संविधान में अविशिष्ट शक्तियाँ किससे सौंपी गई हैं? भारतीय जो संविधान है और अविशिष्ट शक्तियों से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 248 है। कितना है? आर्टिकल 248 में अविशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, और इनको अविशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? जो शक्तियाँ हमें न तो संघ सूची में हैं, न राज्य सूची में, न समवर्ती सूची में है, तो वो कहीं भी नहीं है। तो उनको जो संविधान ने उन्हें जिन्हें सौंपा है वो केवल उन संघ और संसद को ही सौंपा। उन पर जो कानून बना सकता है वो संसद ही बना सकती है। तो आर्टिकल 248 में अविशिष्ट शक्तियों का जिक्र किया गया है। एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है?
पहली बात मैं 3 क्वेश्चन बता देता हूँ धन विधेयक से। धन विधेयक पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है धन विधेयक के लिए, पहला बात। दूसरी बात, धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तीसरी बात, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, जो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। चौथी, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती और 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। और जो धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में इनका जिक्र हमें देखने को मिलता है, आर्टिकल 110 में है। ठीक है, याद रखना 4-5% बनते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दी। अगर साथियों हमारी वीडियो हमारे प्लीज़ अगर किसी साथी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सरकार के जो मंत्रिमंडल है उसकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। जो मंत्रिमंडल है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व इसका सबसे मेन कारण है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, उनको उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति होता है। अगर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात करें तो वो राष्ट्रपति के प्रति होता है। याद रखना, सामूहिक तो साथियों लोकसभा के प्रति होगा, ठीक है, और व्यक्तिगत साथियों राष्ट्रपति के प्रति हमें देखने को मिलता है। अगर क्वेश्चन आ जाए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तो राष्ट्रपति के प्रति, सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति है। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो जो दल बदल विधेयक था, विरोधी विधेयक था, ये साथियों 1985 में किया गया। ये 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, दल बदल विरोधी विधेयक। ठीक है, और ये कानून 1 मार्च 1985 से लागू हो गया। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य विधानसभा और संसद के सदस्यों की अयोग्य घोषित किए जाना या खाली सीटों से संबंधित अनुच्छेद थे। ठीक है, और इसे संशोधन के द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कौन सी में? 10वीं अनुसूची। तो याद रखना 1 मार्च 1985 को लागू हो गया था। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन था, 10वीं अनुसूची थी। और ये इसमें क्या था, अगर पहले सदस्य कोई भी विधेयक या कोई भी सांसद दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता था, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें रुक गई। तो याद रखना, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 68 की तरफ। विधेयिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो किस प्रकार के विधेयिका को किस प्रकार की सरकार की कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? वो है साथियों संसदीय सरकार। जो संसदीय सरकार की हमने धारणा ली है वो ब्रिटेन से ली है। तो याद रखना, ब्रिटेन से हमने इसकी धारणा ली है। विधेयिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा संसदीय सरकार। लोकतांत्रिक देश में विधेयिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोकतांत्रिक देश में विधेयिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो इसका सही आंसर होगा लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर। लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर वो विधेयिका लोकमत को प्रभावित कर सकती है। राज्य विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया राज्य विधानसभा और लोकसभा में? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 33%। कितना? 33% जो साथियों आरक्षण की बात कही गई है, 33% आरक्षण की बात कही गई है। राज्यसभा ने ये विधेयक 2010 में पारित यानी कि पारित करा था। ठीक है, 2010 में। भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया।
जो पर्यावरण संरक्षण बिल है वो कब पारित किया गया? तो याद रखना, पर्यावरण संरक्षण बिल 1986 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नाम से जाना जाता है। तो 1986 में यह पास किया गया या पारित किया गया। साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का क्या अर्थ है? ठीक है, तो साधारण विधि का अर्थ है सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया जाने वाला कानून। साधारण विधि का क्या मतलब है? संवैधानिक कानून, सामान्य कानून जो सरकार द्वारा बनाया गया हो और उसे लागू किया गया हो। तो सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किया गया जाने वाला कानून इसका सही आंसर होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? अपर हाउस बोल दें या उच्च सदन बोल दें, तो ये जाना जाता है साथियों, अपर हाउस बोल दें, उच्च सदन बोल दें। ठीक है, ये जाना जाता है हमें राज्यसभा। ये मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। अपर हाउस, लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, स्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन स्थायी सदन राज्यसभा, अस्थायी सदन लोकसभा को बोलते हैं। तो याद रखना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 74 की तरफ। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किस में शुरू की जा सकती है? तो या हम ये बोल देते हैं इसको, राष्ट्रपति के प्रति विरुद्ध अभियोग कार्रवाई या महाभियोग प्रक्रिया किस में शुरू की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में हम जो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया है वो चालू कर सकते हैं। और इसका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये ज़रूरी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले, प्रक्रिया चालू करने से पहले उसे 14 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाए। ठीक है, उस प्रस्ताव पर सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। जितने भी टोटल संख्या उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर 14 दिन पहले नोटिस देना, और ये प्रस्ताव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। 2/3 पूर्ण बहुमत से पास होना जरूरी है, तभी ये महाभियोग प्रक्रिया संपन्न मानी जाएगी। तो याद रखना, महाभियोग प्रक्रिया 61 में दी गई है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? भारत में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब अधिनियमित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 15 जून 2015 को। 15 जून 2015 को ये अधिनियमित किया गया। ठीक है, और 12 अक्टूबर 2015 को, 12 अक्टूबर 2005 को, 15 में बोल रहा हूँ तो शायद ये सॉरी इसके लिए। तो इसका सही आंसर होगा 15 जून 2005, और 12 अक्टूबर 2005 को यह अधिनियम तत्काल रूप से प्रभावी हो गया था। ठीक है, इसने जो स्थान लिया था 2002 के सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम का स्थान इन्होंने लिया था। सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधेयी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस विषय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ठीक है, तो इस विषय का जो प्रस्ताव है वो किसके पास द्वारा पारित किया जाएगा? मैं पहले भी इसका आंसर बता चुका हूँ। इसका सही आंसर होगा राज्यसभा। अगर कोई चीज़ अगर हमें, इसका सही आंसर होगा पहले तो राज्यसभा। अगर राज्यसभा राष्ट्रहित में किसी भी चीज़ को आवश्यक मानती है तो संसद को राज्य सूची में शामिल विषयों पर नियम बनाना चाहिए। अगर कोई भी नियम राज्यसभा को लगे कि ये संघ में शामिल होना चाहिए, अगर तो उसके लिए राज्यसभा में 2/3 पूर्ण बहुमत से वो चीज़ पास होनी जरूरी है। भारत में प्रधानमंत्री
भारत का प्रधानमंत्री होता है, मतलब भारत का प्रधानमंत्री जो देखने को मिलता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। पहले तो याद रखना, ये मानो जो इसकी नियुक्ति होती है, इसे चुना नहीं जाता। भारतीय प्रधानमंत्री को चुना नहीं जाता, इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75 इस चीज़ को बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आर्टिकल 75 ये चीज़ हमें बताता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री जो होगा वो मंत्री परिषद का मुख्य मतलब अध्यक्ष बोल सकते हैं, मंत्री परिषद का हेड या अध्यक्ष होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? जो राष्ट्रीय विकास परिषद है, नेशनल डेवलपमेंट जो कमेटी है NDC, उसका सदस्य कौन नहीं है? ठीक है, तो उसका जो सदस्य नहीं है वो इसमें से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति NDC के सदस्य नहीं होते। प्रधानमंत्री, नीति आयोग के सदस्य और राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? मैं पहले ही बता चुका हूँ, धन विधेयक से रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं। प्रश्न नंबर 1 धन विधेयक है वो आर्टिकल 110 में है। ठीक है, दूसरा धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष ये निर्णय करता है। नंबर 3 धन विधेयक को राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी के बाद ही पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी ज़रूरी है पहले। और एक जो धन विधेयक है इसे राज्यसभा में 14 दिन से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। ठीक है, अगर इसको पास कर दे ठीक है, नहीं कराते ऑटोमेटिक पास हो जाता है। ठीक है, और इसमें राज्यसभा कभी भी संशोधन नहीं कर सकती। तो ये चीज़ें हैं जो धन विधेयक से संबंधित हैं। अभी हम देख लेते हैं, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, गलत। उसको शुरुआत में सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, संसद किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर इसका यही हो गया। हमसे नहीं पूछ रहा तो आंसर तो यही इसका हो गया। धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 110 है। और मैं चीज़ें इसमें पहले आपको बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? ठीक है, तो कौन सा ऐसा राजनेता था जो पहले भारत का मुख्यमंत्री बना किसी राज्य का, उसके बाद वो भारत का प्रधानमंत्री बना? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जिनकी जयंती को हम किसान दिवस के रूप में भी, राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस। ठीक है, और ये पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने कभी भी संसद में मतलब सेशन का सामना नहीं करा। तो याद रखना 1979 में ये प्रधानमंत्री बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनावों में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई? तो 1971 में जो विजय दिलाई थी और जो नारा दिया था वो थे साथियों इंदिरा गांधी। वो थी कौन थी? आयरन लेडी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का इसका मुख्य स्लोगन था गरीबी हटाओ देश बचाओ। ठीक है, ये स्लोगन अगर हम बात करें तो पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये स्लोगन हमें देखने को मिला। तो प्रश्न नंबर 81, भारत में संविधान में संशोधन की कार्रवाई आरंभ की जा सकती है। जो संविधान का संशोधन है उसकी जो कार्रवाई है, संशोधन की कार्रवाई है, वो संसद की किसी भी सदन में विधेयक द्वारा पेश की जा सकती है। मतलब जो संसद की कार्रवाई है वो संसद के किसी भी सदन में पेश की जा सकती है। संविधान संशोधन 2 तरीके के होते हैं, एक पूर्ण एक साधारण होता है। ठीक है, जो सिंपल उससे हो जाता है। एक विशिष्ट होता है तो 2/3 बहुमत उसके लिए ज़रूरी होता है। और जो संविधान संशोधन है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन
ठीक है, 368 आर्टिकल 368 भाग 20 में दिया गया है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? प्रश्नकाल के बाद जो तुरंत होता है साथियों, ठीक है, प्रश्नकाल के जो तुरंत होता है वो होता है साथियों स्थगन, जिसमें हम किसी जनता के महत्वपूर्ण विषय को विचार विमर्श के लिए रखते हैं और सभी का ध्यान आकर्षण करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ये होता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, ठीक है, ये हमेशा प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं सांकेतिक कटौती। क्या बोलते हैं? उसको सांकेतिक कटौती के रूप में हम जानते हैं, सांकेतिक कटौती, ठीक है। इसे टोकन कट के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? टोकन कट। टोकन कट के रूप में भी इसे जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो जो प्राक्कलन समिति है उसकी जो जुड़वा बहन बोला जाता है वो लोक लेखा समिति को बोला जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन बोला जाता है, ठीक है। और जो भारत के CEG होते हैं, कैग होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो की रिपोर्ट लेखों की समीक्षा करना इसका कर्तव्य है, ठीक है, लोक लेखा समिति की। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? राज्य जो सभा है उसके सदस्यों को चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? विधानसभाओं के द्वारा, विधानसभाओं को चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ठीक है, विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। संसदीय स्वरूप की सरकार में जो संसदीय स्वरूप है उसकी सरकार में डैश होता है, तो उसकी सरकार में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। पहले मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल की प्रति उत्तरदायित्व कहाँ देखने को मिलती है हमें? वो संसदीय स्वरूप में देखने को मिलती है। कार्यपालिका विधानमंडल की के प्रति उत्तरदायी, ठीक है। यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो या ऐसे करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ऐसे करने की जो शक्ति प्राप्त है वो हमें संसद को ये शक्ति प्राप्त है। किसी को अनुसूचित जनजाति में जोड़ना हो या निकालना हो, इसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। आर्टिकल 342 में ये कहा गया है, आर्टिकल 342। लोकसभा के अध्यक्ष उसको पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो था गणेश वासुदेव मावलंकर, जी.वी. मावलंकर इन्हें बोलते हैं। पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो उसका जो अध्यक्ष है उसके पद को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, अगर हमें लगता है कि 1 मिनट देख लेते हैं इसका आंसर हम। ऑप्शन 4 नहीं दिख रहा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो किसके पद द्वारा हटाया जा सकता है? तो अध्यक्ष की बात कर रहे थे हम, तो वो साथियों अध्यक्ष होगा इसका लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। यानी कि अगर लोकसभा एक प्रस्ताव पारित कर देता है 2/3 बहुमत से, तो उस समय हम जो लोकसभा अध्यक्ष है उसको हटा सकते हैं। और जो आर्टिकल 94 है वो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में बताता है। आर्टिकल 94, आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है, ठीक है। और उनके हटने से पहले 14 दिन पहले हमें लिखित सूचना देने जरूरी है।
लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? लोकसभा जो सचिवालय है वो सीधा किसके नियंत्रण में आता है? वो आता है लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। ठीक है, लोकसभा सचिवालय सीधा लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो सांसदों के जो अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करते हैं। चुनाव आयोग से परामर्श लेकर कौन करते हैं? राष्ट्रपति उन चीज़ों का फैसला करते हैं। ठीक है, फैसला करेंगे राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव आयोग से वो परामर्श लेंगे। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय जो संसद की सबसे बड़ी कमेटी है वो प्राक्कलन समिति है। कौन सी है? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। ठीक है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। ठीक है, लोकसभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से निर्वाचित किए जाते हैं। प्राक्कलन सदस्य समिति की संख्या होती है 30 और इसे लोक लेखा समिति की बहन भी बोला जाता है। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? ठीक है, तो वो करता है वित्त मंत्रालय। भारत में जो राजकोषीय नीति होती हैं उनको वित्त मंत्रालय तय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? तो वो सिर्फ लोकसभा स्थगित और चालू करने का अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जब भी चुनाव होते हैं और प्रथम लोकसभा के सदस्य चुनकर संसद पहुंचते हैं तो प्रथम संबोधन राष्ट्रपति ही कहते हैं। जब किसी संसद सदस्य को ये लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेष अधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है, उसके द्वारा किया गया प्रस्ताव कहलाता है विशेष अधिकार प्रस्ताव। विशेष अधिकार प्रस्ताव उसको बोला जाता है। लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा है वहाँ जो बैठक की अध्यक्ष करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। आर्टिकल 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का वर्णन देखने को मिलता है। तो लोकसभा अध्यक्ष की बैठक अध्यक्षता कौन करेगा? स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चल सके? इसको बोलते हैं हम गणपूर्ति या कोरम। तो ये ज़रूरी है कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कुल सदस्यों का 1/10 भाग अगर संसद में मौजूद है तभी कार्यवाही आगे हो सकती है। इसको कोरम या गणपूर्ति बोलते हैं। इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 100 में इसके बारे में बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो संघीय सरकार की कौन सी शाखा नहीं है? तो इसका पर सही आंसर होगा मीडिया संघीय सरकार की शाखा नहीं है। कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका शाखा है। धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? मैंने पहले ही बता चुका हूँ। जो धन विधेयक है वो किस में पहले प्रस्तावित किया जाएगा? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में पहले प्रस्तावित किया जाएगा। आर्टिकल 110। भारतीय संसदीय प्रणाली में खातों पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है चुनाव वर्ष को छोड़कर? तो इसका सही आंसर होगा 2 महीनों के लिए। भारतीय संसद प्रणाली पर खाते पर वोट की जो वैधता होती है वो 2 महीने के लिए ही होती है। महाराष्ट्र में कुल कितनी राज्यसभा सीटें हैं? मैंने बताया था महाराष्ट्र में साथियों में 19 देखने को मिलती हैं। यूपी में हमें 31 देखने को मिलती है। ठीक है, तमिलनाडु में हमें 18 देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। बिहार में हमें 16 देखने को मिलती हैं।
पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। राज्यसभा की बात करें तो हम अभी पहले बता चुके हैं कि जो राज्यसभा की सीटें होती हैं वो कम होती हैं, और बात कर लेते हैं लोकसभा। तो यहाँ लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा 42 सीटें लोकसभा की हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कितनी? 42। उड़ीसा में कुल डैश संसदीय सीटें हैं, तो कुल उड़ीसा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो साथियों, राज्यसभा की 10 सीटें वहाँ देखने को मिली हैं। तो साथियों, आज के लिए यहीं हम क्लास को रोकते हैं। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, आप यूँ ही बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखते हैं, लेकिन काम के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट पार्ट में।